हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। अब इकोनॉमिक्स में there are two types of the run है। वन इज शॉर्ट रन एंड अनदर इज लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन में कौन सी कॉस्ट लगती है और लॉन्ग रन में कौन सी कॉस्ट लगती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भैया शॉर्ट रन की कॉस्ट। अब there are two types of the run, वन इज शॉर्ट रन एंड अनदर इज लॉन्ग रन। तो मैंने बताया था कि आप बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियल लेवल पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट लगती है, देन आफ्टर फर्नीचर की कॉस्ट लगती है, राइट, और देन फैक्ट्री और मशीनरी की कॉस्ट लगती है। तो ये जो सारी कॉस्ट है ये फिक्स कॉस्ट है, हम लोग एक ही बार करते हैं, फ्रीक्वेंटली हम लोग वो कॉस्ट नहीं करते, एक ही बार करते, इट इज नोन एज द फिक्स कॉस्ट। और देन दूसरी है वेरिएबल कॉस्ट, लेबर और रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो शॉर्ट रन का मतलब होता है कि इनिशियल लेवल पे हमें टू कॉस्ट लगती है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, और लॉन्ग पीरियड में हमें ओनली वेरिएबल कॉस्ट लगती है। उसका रीजन क्यों कि लॉन्ग पीरियड में वेरिएबल कॉस्ट लगती है, क्योंकि मान लो कि फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस के 10 इयर्स हो गए। अब बिजनेस के 10 इयर्स हो गए तो आपने क्या किया होगा कि सारी की सारी फिक्स कॉस्ट आपकी कवर अप हो चुकी होगी। जो भी आप लैंड एंड बिल्डिंग लेके आए, फर्नीचर लेके आए, जो भी असेट्स लेके आए, वो सारी असेट्स की कॉस्ट कवर अप हो चुकी होगी। अब बची कौन सी कॉस्ट, तो ओनली एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको क्या करना है कि वेरिएबल कॉस्ट को कवर करना है, फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी कवर हो चुकी है। तो लॉन्ग रन में आपको वेरिएबल कॉस्ट लगती है और शॉर्ट रन में आपको दो कॉस्ट लगती है, कौन सी फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो आइए समझते हैं कि भाई शॉर्ट रन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फैक्टर्स, कि पहला फैक्टर है फिक्स फैक्टर एंड दूसरा है वेरिएबल फैक्टर। मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया हुआ है कि फिक्स फैक्टर किसको बोलते हैं और वेरिएबल फैक्टर किसको बोलते हैं। अब जब मैं फिक्स फैक्टर्स की बात करूं तो फिक्स फैक्टर्स में क्या आता है, तो फिक्स फैक्टर्स में आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जो मशीनरी और सारी जो चीजें वो आती है। और ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। चेंजेस किस में आता है, ओनली एंड ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स दैट मींस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे मैं बात करूं लेबर की बात करूं, किसकी बात करूं, लेबर की बात करूं। तो ये जो लेबर है वो मेरे लिए कौन से फैक्टर्स है, वेरिएबल फैक्टर, और टेक्नोलॉजी है वो मेरे लिए कौन सा फैक्टर है, फिक्स फैक्टर्स है, राइट। अब नेक्स्ट है कि कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द आउटपुट, कि भाई इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि सर इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे। चैप्टर 7 अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है बच्चों कि एएस इक्वल टू एडी। AS, that means aggregate supply is equal to aggregate demand. It is known as the equilibrium. और aggregate supply का जो concept है मैंने already आपको explain कर चुका हूँ chapter 7 में, और aggregate demand का भी concept मैं explain कर चुका हूँ। तो अब लोग हम आगे जाएंगे। तो AS इक्वल टू AD के लिए सर्टेन अजम्पशंस है, वो अजम्पशंस कौन से, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। तो सबसे पहला है कि भाई इकोनॉमिक में जो प्राइस लेवल है, मैं जहां पे बॉक्स करूं वहां पे बॉक्स कर देना, कि जहां पे इकोनॉमिक में जो प्राइस लेवल है वो प्राइस लेवल कैसे होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जो चेंजेस होगा तो डिमांड भी चेंज हो जाएगी और सप्लाई भी चेंज हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर सेकेंड पॉइंट है देयर इज एप्लीकेबिलिटी इन अ शॉर्ट रन, यानी ये जो कंसेप्ट है वो ओनली एंड ओनली शॉर्ट रन में ही अप्लाई होगा, लॉन्ग रन में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर कांस्टेंट नहीं होते, वो फैक्टर चेंज हो जाते हैं। इसलिए ये जो assumptions है ओनली एंड ओनली शॉर्ट रन के लिए। देन इकोनॉमिक इज क्लोज्ड। अब मैं आपको चैप्टर 7 में बता चुका हूं कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी, राइट। सो क्लोज्ड इकोनॉमी में 2 टीयर एंड 3 टीयर आते थे, राइट। तो 2 टीयर में क्या आता था कि एडी इज इक्वल टू, यहाँ पे एडी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, यही दो फैक्टर आएंगे क्लोज्ड इकोनॉमी में। और 3 टीयर में कौन से आएंगे, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, पर हम लोग दो फैक्टर को ही कंसिडर कर रहे हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो कौन सी होगी, क्लोज्ड इकोनॉमी होगी, नॉट अ ओपन इकोनॉमी। देन आफ्टर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो अब हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रोच। हमने आगे की जो सारी बातें की तो कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम की बातें की, यहां तक की कहानी क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो जनरली बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, एक है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट।
तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बच्चों किसको बोलेंगे? तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि प्राइवेट एंटरप्राइज जो इन्वेस्टमेंट करती है, सो इट इज नोन एज द इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। आज मान लो कि मुकेश अंबानी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इट इज नोन एज द इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट करेगा उससे इनकम आएगी और उसे इनकम से वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाता ही रहेगा, बढ़ाता रहेगा। यानी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट उसकी इंक्रीज होती जाएगी। सो इट इज नोन एज द इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। देन दूसरा एग्जांपल दूं कि गौतम अदानी, कि गौतम अदानी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहा है? कि इनकम इंक्रीज होने के लिए। अब मान लो कि उस इन्वेस्टमेंट से इनकम इंक्रीज हो रही है तो एक और इन्वेस्टमेंट करेगा, उस इन्वेस्टमेंट से इनकम इंक्रीज हो रही है तो एक और इन्वेस्टमेंट करेगा। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता जाएगा। सो इट इज नोन एज द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। देन नेक्स्ट है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? कि जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है फिक्स्ड, कि यानी गवर्नमेंट की इनकम कितनी भी इंक्रीज हो जाए और कितनी भी डिक्रीज हो जाए, लेकिन यहां पे इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड ही रहेगा, उसमें किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं आएगा। सो इट इज नोन एज द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो आइए बच्चों सबसे पहले समझते इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की क्या है। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब बच्चों ये है, इट रिफर्स द इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट सेक्टर। यहां पे ब्लॉक कर देना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। किसके लिए करता है बच्चों? प्रॉफिट अर्निंग के लिए करता है। किसके लिए करता है? प्रॉफिट अर्निंग के लिए करता है। सेकेंड पॉइंट, इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इनकम, यानी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो हमारी इनकम भी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। मैंने जैसे बताया था गौतम अदानी और मुकेश अंबानी का एग्जांपल। देन नेक्स्ट है, इट हैज पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहां पे ब्लॉक कर देना, क्योंकि उसकी जो रिलेशनशिप है वो कौन सी है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एंड देन नेक्स्ट, इट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इनकम, जो आगे ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई इनकम इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या होगा? कि इंक्रीज होगा। अब मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूं, डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं कि कैसे। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलो डायग्राम यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करें तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ सर समझ में आ गया कि ये इन्वेस्टमेंट है। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, राइट। कि भैया ये हमारी मान लो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ओके, ये हमारी इनकम और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, राइट। इन्वेस्टमेंट होगी तो इनकम भी मेरी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये जो मेरी ग्राफ यानी कर्व बनता है, दिस इज नोन एज द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व। उसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। देखा बच्चों कैसे पॉजिटिव है कि भाई जैसे ही इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है वैसे ही इनकम इंक्रीज होती है, तो इट इज नोन एज द पॉजिटिव रिलेशनशिप। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। क्लियर? ओके, ग्रेट। चलो देखो यहाँ पे इनकम और इन्वेस्टमेंट, कि जैसे ये मेरी इन्वेस्टमेंट है तो उस टाइम मेरी इनकम कितनी है? y है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ मेरी इनकम भी इंक्रीज हुई, तो ये जो ग्राफ हुआ इट इज नोन एज द पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्लियर यहाँ पे? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट होता है, इनकम कितनी भी इंक्रीज हो या कितनी भी डिक्रीज हो, लेकिन हमें कौन सी इन्वेस्टमेंट लेनी है? हमें फिक्स्ड ही लेना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। सो इट इज नोन एज द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट किसके लिए होती है? इट इज डन फॉर पब्लिक वेलफेयर। यहां पे अंडरलाइन बॉक्स कर देना, पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है। नॉट इंक्लूड प्रॉफिट मोटिव, यानी उसका जो पर्पस क्या है कि भाई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, उसका पर्पस प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ओनली पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है। इट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कि कांस्टेंट होता है, कितना भी लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाए लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं आएगा। इट इज, ये जो हमारी जो इनकम है, राइट, इनकम है वो क्या होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, यानी इनकम इलास्टिक है, यानी इन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? पैरेलल टू
क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। परफेक्ट। इट इज जनरली, ये कौन करता है, जनरली गवर्नमेंट सेक्टर्स करता है। कौन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट की जो ग्राफ होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। किस किस पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस होगी। परफेक्ट। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि कैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे आएगा हमारा इनकम और यहाँ पे आएगा राइट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। इनकम कितनी भी इंक्रीज हो जाए लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट रहती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहती है। मान लो कि फॉर एग्जांपल ये हमारी इन्वेस्टमेंट है राइट। इनकम पहले y थी, अब क्या हो गई, y1 हो गई, अब y2 हो गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड ही रहेगा। इनकम कितनी भी इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आएगा नहीं। सो इट इज नोन एज द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्लियर बच्चों, यहां तक की कहानी क्लियर। ओके ग्रेट। सो ये जो है वो हमारा क्या है कि भैया ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या है, तो बच्चों सर आपने बताया था हाँ, AS इक्वल टू AD। क्या है, AS इक्वल टू AD। अब AS को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो AS को डिनोट करते हैं Y से। और एडी का मतलब क्या होता है कि एडी का मतलब होता है सी प्लस आई। एडी का मतलब क्या होता है, सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इट इज नोन एज द एग्रीगेट डिमांड। तो अब हम लोग एग्रीगेट सप्लाई की भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एग्रीगेट डिमांड की भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एग्रीगेट सप्लाई समझते हैं। एग्रीगेट सप्लाईज रिफर्स द प्लान आउटपुट इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमिक में जो प्लान आउटपुट आपने किया हुआ है राइट, यानी इकोनॉमिक में आप जितना आउटपुट करते हो उतनी ही आपकी इनकम जनरेट होती है। सो इट इज नोन एज द एग्रीगेट सप्लाई राइट। तो एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि मान लो कि आप इकोनॉमिक में 0 सप्लाई कर रहे हो तो आपकी इनकम भी 0 होगी। इकोनॉमिक में आप 30 सप्लाई कर रहे हो तो इनकम भी आपकी क्या होगी, 30 होगी। यानी आप जितना सप्लाई कर रहे हो उतनी ही आपकी इनकम होगी। तो एएस और वाई की जो रिलेशनशिप है वो क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एएस और वाई की रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो यहां पे देखो कि जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल इनकम मेरी 30 है राइट, तो सॉरी इनकम मेरी 30 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितना है, 30 है। अब इनकम 50 है तो एग्रीगेट सप्लाई 50, यानी जितना आप सप्लाई करोगे उतना ही इनकम होगा। जितना आप सप्लाई करोगे उतना ही इनकम होगा। 30 सप्लाई तो 30 इनकम, 50 सप्लाई तो 50 इनकम। सो दैट्स व्हाई एएस और वाई की जो रिलेशनशिप है वो कौन सी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कौन सी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्लियर बच्चों, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि एंटायर इकोनॉमी में कितनी डिमांड है, एंटायर इकोनॉमी में कितनी डिमांड है। सो वो टोटल डिमांड को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। तो वो टोटल डिमांड में गुड्स और सर्विस की भी आ गई हो, तो एंटायर इकोनॉमी में कितनी गुड्स और कितनी सर्विसेज की डिमांड है तो उसका जो टोटल करेंगे इट इज नोन एज द एग्रीगेट डिमांड। अब मैथमेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग देखने के लिए जाए तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होगा। अब यहां पे देखो कि क्या कैसे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ध्यान से देखना, फिर मैं आपको डायग्राम में बताता हूं। तो बच्चों यहां पे इनकम 0 है, यहां पे इनकम 0 है। कंजम्पशंस मेरा क्या है कि कंजम्पशंस मेरा 30 है। इन्वेस्टमेंट क्या है, 20 है, तो सी प्लस आई 50 होगा। अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन होगा, सर इनकम 0 कंजम्पशन 30, इट इज नोन एज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इनकम 0 कंजम्पशन 30, भले इनकम 0 है लेकिन वो जो एक्सपेंडिचर है सर्वाइवल एक्सपेंडिचर है। वो एक्सपेंडिचर कौन सा है, सर्वाइवल एक्सपेंडिचर है। और इन्वेस्टमेंट देखो सब में 2020 है, यानी यहाँ पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। इनकम कितनी भी इंक्रीज हो जाए लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। सो 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50। क्लियर बच्चों, यहां तक की कहानी, कोई डाउट, ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट है कि भाई इनकम 20 हो रही है तो भाई हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, तो इन्वेस्टमेंट तो हमारा फिक्स है, तो 40 प्लस 20 दैट मींस 60।
वैसे इनकम 20 से लेके मान लो कि 40 हो गई, तो हमारा कंजम्पशन क्या हुआ, 50 हुआ। कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज होते जाएंगे। इन्वेस्टमेंट तो ऑटोनॉमस है, फिक्स्ड है, इनकम कितनी भी इंक्रीज हो जाए तो 70 होगा C+I। देन आफ्टर इनकम हमारी 60 हो गई। यहां पे ध्यान रखना कि कंजम्पशन भी 60 हुआ लेकिन इन्वेस्टमेंट तो 20 है, 60 + 20 दैट मीन्स 80। अब यहां पे ध्यान रखना कि भैया इनकम जो है हमारी कितनी हुई, 100 हुई। कंजम्पशन कितना हुआ, 80 हुआ। इन्वेस्टमेंट तो फिक्स्ड है 20, 80 + 20 दैट मीन्स 100। तो यहाँ पे बच्चों AS = AD होगा। सर कैसे होगा AS = AD, क्योंकि कंजम्पशन 80 और इन्वेस्टमेंट 20 है। नहीं बच्चों, देखो AS का मतलब Y, यानी हमारी इनकम कितनी है, सर आपकी इनकम तो 100 है। AD का मतलब क्या होता है बच्चों, C+I। तो C यहाँ पे सर 80 है, Y इन्वेस्टमेंट कितना है, 20 है, तो = 100। तो हो गया बच्चों AS = AD। तो जहां पे AS = AD होगा वो हमारी इक्विलिब्रियम होगी। तो आइए अब ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में क्या है कि यहाँ पे देखो कि एक्स एक्सिस पे इनकम है और वाई एक्सिस पे एएस और एडी है। अब ध्यान से देखना कि ये एएस और एडी का ग्राफ कॉमन आता है, तो आपको कोई टेंशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सीधा मैंने यहां से ड्रॉ किया, ये मेरी हुई एएस। और देन आफ्टर एडी कहां से स्टार्ट होता है, तो सर एडी आपकी स्टार्ट होती है, एडी कहां से स्टार्ट होती है, तो एडी मेरी 50 से स्टार्ट होती है। तो ये गया मेरा 50। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो गए तो इट इज नोन एज द AS = AD। तो हमारी इक्विलिब्रियम कंसेप्ट कंप्लीट हो गई। क्लियर बच्चों, तो ये हुआ AS = AD। अब आप सोचोगे सर एवरी टाइम AS = AD होता है, तो मैं बताऊंगा आंसर इज नो। एवरी टाइम इकोनॉमिक में थोड़ा कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है ना कि एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाए, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, और उससे उल्टा भी हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए और एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए। पॉसिबिलिटी तो दोनों है कि भाई एएस ज्यादा हो जाए और एडी कम हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि एडी ज्यादा हो जाए और एएस कम हो जाए। दोनों सिचुएशन इकोनॉमिक में हो सकती है। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग सिचुएशंस पढ़ेंगे कि भैया एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गया है और एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हुई है, लेकिन हमें इकोनॉमिक में क्या बनाए रखना है, इकोनॉमिक में हमें AS = AD बना के रखना है। तो दोनों सिचुएशंस को इक्वल करना है, लेकिन यहां पे तो क्या है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है, तो दोनों को इक्वल बनाते हैं। चलो कि भाई इट इज अ सिचुएशन, अब पहली वाली सिचुएशंस कि भाई A ज्यादा है और AD कम है, तो यहां पे मेरे साथ बॉक्स बना के चलना कि इट इज अ सिचुएशंस, इट इज नोन एज द एक्सेस सप्लाई। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई बोलेंगे, यानी सप्लाई ज्यादा हो रहा है और डिमांड कम हो रही है। तो एक्सेस सप्लाई का मतलब मैं थोड़ा एलाबोरेट कर लूं कि मान लो कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक में हम लोग बना रहे 400 प्रोडक्ट्स बना रहे, लेकिन मार्केट में जो डिमांड है कुछ 300 प्रोडक्ट्स की डिमांड है, तो बाकी का जो 100 बचा, 100 इट इज नोन एज द एक्सेस सप्लाई। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है देयर विल बी अनप्लान इंक्रीजिंग स्टॉक ऑफ द गुड्स। अब मान लो कि सडनली डिमांड रिड्यूस हो गई, सप्लाई इंक्रीज हुआ, यानी प्रोड्यूसर को कुछ पता नहीं था कि प्रोड्यूसर ने विदाउट प्लान करके बनाया हुआ था, तो प्रोड्यूसर के लिए क्या होगा कि स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो अनप्लान है, सो दैट्स व्हाई प्रोड्यूसर का स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट, फर्म विल रिड्यूस द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फर्म को क्या करना पड़ेगा कि भैया AS = AD के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, तब जाके उसका AS = AD होगा। क्योंकि हमें कितने डब्बे बनाने हैं, यानी प्रोडक्ट्स हमारी मार्क बनाई हुई कितनी है 400, लेकिन एक्चुअली डिमांड कितनी है, डिमांड 300 है, तो हमें 300 लाने के लिए प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन कम करेंगे तो एक्सेस सप्लाई कुछ होगा नहीं, राइट। तो यहां पे मुझे रिड्यूस द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करने पड़ेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे समझते हैं कि भाई एडी और एएस और उसकी जो ग्राफ है वो कैसे होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये मेरा
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हुआ, ये एएस और एडी मेरा आ चुका है यहाँ पे, राइट। अब ध्यान से देखना कि क्या हो रहा है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं आउटपुट, ये मेरी आउटपुट है। अब ये हुआ एएस का ग्राफ, राइट, ये हुआ एडी का ग्राफ। अब इकोनॉमिक में है क्या, अब इकोनॉमिक में यहां से मैं समझ करता हूं तो समझ में आ जाएगा आपको। अब इकोनॉमिक में क्या है बच्चों, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, किसके कंपेयर में, कि भैया एग्रीगेट डिमांड के कंपेयर में ज्यादा है। अब हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो तो यहाँ पे हो रहा है, हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो तो यहाँ पे हो रहा है, यानी हम लोग क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, वाई, लेकिन हमने प्रोडक्शंस कहां तक किया हुआ है, y1 तक किया हुआ है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि AS इक्वल टू AD करना है तो सप्लाई कम करना पड़ेगा, यानी प्रोडक्शंस कम करनी पड़ेगी, प्रोडक्शंस कम करनी पड़ेगी यानी प्रोडक्शन रिड्यूस करनी पड़ेगी, और रिड्यूस करते 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 हमें कहां तक आना है कि y की तरफ आना है, क्योंकि वहां पे AD इक्वल टू AS होता है। यहाँ पे क्या होता है कि भैया AD इक्वल टू AS होता है, तब जाके इकोनॉमिक में इक्विलिब्रियम होगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें AS इक्वल टू AD इकोनॉमिक में बना के रखना है। इकोनॉमिक में ना ज्यादा सप्लाई ना ज्यादा डिमांड, हमें AD इक्वल टू AS बना के रखना है। तो AD इक्वल टू AS कहां पे हो रहा है, वाई लेवल पे हो रहा है। ओके क्लियर, यहां तक कोई डाउट, ग्रेट, थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये बात हुई कि भाई ये ग्राफ हो। अब दूसरी बात कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है ना कि एवरी टाइम सप्लाई ज्यादा नहीं होता, कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि डिमांड भी ज्यादा हो सकती है। तो अब क्या होगा बच्चों, अब ध्यान से देखना कि व्हेन एएस बहुत ही कम है, किसके कंपेयर में, एडी के कंपेयर में, तो इट इज नोन एज द एक्सेस डिमांड। मान लो कि इकोनॉमिक में डिमांड 400 की है गुड्स की, और हमने कितने बनाए हुए हैं, 300 गुड्स बनाए हुए हैं। तो अब इकोनॉमिक में 100 गुड्स ज्यादा बनाने पड़ेंगे, 100 गुड्स क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा बनाने पड़ेंगे। तो 100 गुड्स ज्यादा बनाएंगे तब जाके एएस इक्वल टू एडी होगा, अदरवाइज एएस इक्वल टू एडी नहीं होगा। तो इस सिचुएशंस को बच्चों क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द एक्सेस डिमांड, उस सिचुएशन को एक्सेस डिमांड बोलेंगे। क्लियर, यहां तक। द प्रोड्यूसर विल सफर अनफुलफिल्ड डिमांड, यानी प्रोड्यूसर को कुछ पता ही नहीं था कि सडनली डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अब डिमांड वो फुलफिल नहीं कर रहा है, उसने कुछ प्लानिंग नहीं किया हुआ था, उसने कम प्रोडक्शंस किया हुआ था, लेकिन उसको लगा कि इस बार डिमांड नहीं होगी, लेकिन सडनली डिमांड इंक्रीज हो गई। तो वो जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर पाया, तो उसके लिए उसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अब हम लोग इस सिचुएशन को डायग्रामेटिकली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई डायग्रामेटिक बेस पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। 1 मिनट बच्चों, ओ सॉरी, ओके चलो नेक्स्ट। अब क्या करना है कि अब हमें करना है कि भाई एडी ज्यादा है और एएस कम है, तो क्या होगा, यहां से ध्यान से देखना, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, ये हुआ 0। अब पहले तो मैं नॉर्मली अपनी एएस और एडी वाली जो लाइन है वो मैं ड्रॉ कर दूंगा कुछ। ये मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। फिर देन आफ्टर मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, किसकी लाइन ड्रॉ करूंगा, एडी की लाइन ड्रॉ कर दूंगा, वो भी हमारे लिए फिक्स्ड ही है, राइट। तो ये बच्चों हुआ एएस और ये हुआ एडी। यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम हो रहा है। अब इकोनॉमिक में हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, इकोनॉमिक में हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये वाली लाइन पे हम लोग खड़े हुए हैं। अब ए वाली लाइन पे हम लोग खड़े हुए तो हम लोग देखते हैं यार, हमने यहाँ पे इकोनॉमिक में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, इकोनॉमिक में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, लेकिन हमने सप्लाई कम किया हुआ है। तो सिचुएशन ऐसी कुछ होगी कि एडी ज्यादा है और एएस कम है।
तो ऐसा भी होगा ना कि भाई हमने डिमांड मार्केट में 400 की है, लेकिन हमने बनाए कितने हैं, 300 है। हमने बनाए कितने हैं, 300। तो अभी कितने बनाने, अभी और 100 बनाने हैं। तो और 100 बनाने के लिए हमें कहां पे जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा यहां तक, जहां पे इक्विलिब्रियम है वहां तक हमें जाना पड़ेगा, राइट। सो हमें प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने तो कम डिब्बे बनाए हुए, एक्चुअली मार्केट में ज्यादा डिब्बों की डिमांड है, तो हमने कम डिब्बे बनाए। तो हमें OY से लेके कहां तक जाना पड़ेगा, OY1 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे AS इक्वल टू AD हो रहा है, राइट। तो ये जो, क्योंकि हमारी कंडीशंस क्या थी, AS इक्वल टू AD थी, हमें ऑलवेज AS इक्वल टू AD प्रूव करना है, तो हमने इस डायग्राम में AS इक्वल टू AD प्रूव कर दिया। तो ये बच्चों हुआ डिमांड AS इक्वल टू AD के पॉइंट पे, राइट। देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यानी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे S इक्वल टू Y। और कभी इकोनॉमिक में ऐसा भी हो सकता है सेविंग ज्यादा हो जाए और इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए सेविंग कम हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्लियर बच्चों, यहां तक कोई डाउट? ओके, थैंक यू वेरी मच।